तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSR जी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती TGT PGT शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख शैक्षिक खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले देखते हैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर को। विषयवार तैनाती की जांच के बाद होगी शिक्षकों की पदोन्नति। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी BSA को दिए जांच के निर्देश। खबरों को समझते हैं विस्तार पूर्वक। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति से पहले विषयवार पदों की स्थिति व तैनाती यानी सब्जेक्ट मैपिंग की जांच होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में सभी BSA व खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके बाद शासन के निर्देशानुसार शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग की कोशिश है कि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के साथ ही पदोन्नति की प्रक्रिया भी समय से पूरी कर ली जाए। इस बारे में पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन ढिलाई बढ़ते जाने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षकों की मानव संपदा पोर्टल पर उनके उप पदनाम के ब्यौरे का सत्यापन करने को कहा है। यह कार्य 28 जनवरी तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच की पहल का स्वागत किया गया है। उत्तर प्रदेश BT शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने परिषदीय शिक्षकों के विषयवार शिक्षकों की तैनाती संबंधी पड़ताल के निर्णय का स्वागत किया है। कहा कि इससे यह पता चलेगा कि किस विद्यालय में किस विषय के कितने अध्यापक हैं। और आपको बता दें, पदोन्नति के लिए रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया है, तो अधिक से अधिक जनपदों में कहीं ना कहीं ज़्यादा पद रिक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, जो एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एक बड़ी प्रक्रिया के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कितने रिक्त पद बचे हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में, और उसी के अनुरूप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। अब देखते हैं आज की दूसरी एक और प्रमुख खबर को। हेड कांस्टेबल पद पर 3 वर्ष की छूट देने का आदेश हुआ जारी। क्या है खबर, जान लेते हैं इसे भी विस्तार पूर्वक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF को उन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्देश दिया है जो हेड कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के में शामिल होने का इरादा रखते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि 6 साल के अंतराल के बाद रिक्तियों को प्रकाशित किया गया, कोर्ट ने कहा है कि पद के लिए रिक्तियों को प्रकाशित करने में देरी ने इन उम्मीदवारों की संभावनाओं को कम कर दिया जो बलों में नियुक्ति के इच्छुक और प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट ने 27 दिसंबर 2022 को जारी विज्ञापन के माध्यम से CRPF 2022 में हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाले संभावित उम्मीदवारों की अर्जी पर सुनवाई कर रहा। पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। तो साथियों, ये एक स्वागत योग्य फैसला है दिल्ली उच्च न्यायालय का, और इस तरीके से छूट देने वाले फैसले को लेकर के हजारों अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये अच्छी अपडेट है। इस तरीके की सकारात्मक पहल सभी भर्तियों में की जानी चाहिए। जिस तरीके से विलंब में भर्तियां आती हैं और कोविड काल का जो दौर रहा है, ऐसे में एज छूट जरूर दी जानी चाहिए प्रत्येक भर्ती में। लेकिन अब देखना है कि सभी भर्तियों में ये इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलती है या केवल कोर्ट के आदेशानुसार जिन भर्तियों में होगा उन्हीं में इन सभी चीज़ों को देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आज की एक और प्रमुख खबर को देखते हैं। UGC नेट के लिए अब 23 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। छात्रों की मांग पर NTA ने समय सीमा है बढ़ाई। आप सभी लोग देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने उम्मीदवारों की मांग पर UGC नेट दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 30 जनवरी तक बढ़ा दी है। NTA ने यह फैसला अत्यधिक भीड़ के कारण उम्मीदवारों द्वारा अपनी फीस और आवेदन पत्र न भर पाने को देखते हुए लिया गया है। अभी तक छात्र 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे, तो NTA की तरफ से एक अच्छा और सकारात्मक प्रयास किया गया है। अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए आवेदन की डेट बढ़ा दी गई। तो जो भी अभ्यर्थी NTA यानी नेट UGC नेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी अब 23 जनवरी 2023 तक फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर शेयर करते हैं। नगर निगम सीमा विस्तार के शिक्षकों के लिए कोई नीति नहीं है। लंबे इंतजार के बाद परिषदीय शिक्षकों के लिए जनपद के भीतर स्थानांतरण का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ नियम और समितियों का उल्लेख किया गया है। यह सूची प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। इस सूचना से शिक्षकों में उत्साह है। उधर जो विद्यालय नगर निगम की विस्तारित सीमा में आ गए उनके लिए अब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडलीय महामंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यदि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद पर पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति मिल रही है, तो पदोन्नत प्रक्रिया में टेट की अनिवार्यता पर उठने वाला प्रश्न नगर ने प्रतीत हो रहा है। स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी तरह
के टेट आदि का उल्लेख नहीं है। जूनियर में प्राथमिक व प्राथमिक से जूनियर में समतुल्य पद पर स्थानांतरण किया जा रहा है। समतुल्य पदों के लिए अनुभाग बदलने में कोई बाध्यता नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संभालीन विद्यालयों के अनुभाग व उच्च प्राथमिक अनुभाग का स्पष्टीकरण है। इसके अतिरिक्त यदि स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में और नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में होगा, तब इन शिक्षकों का क्या होगा जिनके क्षेत्र को हाल ही में नगर क्षेत्र में घोषित किया गया है। उन क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षकों से ग्रामीण से में वापस जाने व नगरीय क्षेत्र में रहने के विकल्प के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से नगर में स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव पर विराम लगता प्रतीत हो रहा है। तो साथियों, इस तरीके के जो भी शंकाएं हैं शिक्षकों की जो स्पष्ट नहीं की गई, उसको बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पदोन्नति और म्यूचुअल जो कह सकते हैं स्थानांतरण है, उससे पहले इन सभी डाउट को क्लियर करके एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके। अब देख लेते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर के बारे में। जेई व वास्तुविद के 386 पदों का परिणाम किया गया जारी। उत्तर प्रदेश इंजीनियर सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता और उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के 386 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। प्रमाण पत्र मिलान के लिए 2571 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया है। तो सभी अभ्यर्थी आप सभी लोग देख सकते हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इस आयोग की वेबसाइट UP.SC.NIC.in पर देखा जा सकता है। और अभियंता सिविल में अनारक्षित व SC वर्ग 482.50 कटाफ, ST 451.50, OBC व EWS के लिए 282.50 कटाफ अंक है। इसी श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 453.50, निःशक्त PD 202, PB 317, OAOL 440, महिला 473 और भूतपूर्व सैनिक 324 अंक पालने वाले पात्र माने गए हैं। अब देखते हैं आज की एक और प्रमुख खबर। उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक पद है रिक्त, भर्ती आएगी कब? यूपी के कई निगमों में बरसों से नहीं भरे गए हैं रिक्त पड़े पद। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। यूपी के नगर व सार्वजनिक उपक्रम रिक्त पद न भरे जाने के कारण बंदी के कगार पर पहुंच रहे लंबे अरसे से इनमें सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई। हर महीने बड़ी तादाद में कार्मिक रिटायर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने इस मामले में हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि पिछले 3 दशकों से इन निगमों व उपक्रमों में कोई भर्ती नहीं होने और इनके संचालन के लिए कोई ठोस नीति न बनने के कारण यह लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। और आप सभी लोग देख सकते हैं लगभग 50,000 से अधिक रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश के निगमों में। अब देखना है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर क्या एक्शन होता है। क्या इनमें सीधी भर्ती के माध्यम से इन 50,000 पदों को भरा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये उन युवाओं के लिए एक अच्छा मौका होगा जो नौकरी की तलाश में है। देखना है मुख्यमंत्री जी इस पर कब और कहीं कितना सटीक निर्णय लेते हैं, ये सब आने वाला समय बताएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई आज की प्रमुख खबर को देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए खुल सकता है पुनः पोर्टल, क्या है कारण, जानते हैं। कोविड के कारण देर से कुछ परिणाम आने पर ईमेल से भेजा गया था मांग पत्र। कुलाधिपति के विशेष कार्य अधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही करने के दिए हैं निर्देश। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आवेदन लिए हैं। ये आवेदन अगस्त 2022 तक लिए गए। इसमें कोविड-19 के चलते NTA UGC नेट 2021 व 22 का परिणाम नवंबर 2022 में आने के कारण तमाम अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में रूपेश कुमार सिंह ने आवेदन लिए जाने के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर राज्यपाल यानी कुलाधिपति को ईमेल किया था, जिसका संज्ञान लिया गया और परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव को दिए गए हैं। 90,159 ने किया था आवेदन। इस भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग ने अभ्यर्थियों से अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे। इसमें 90,159 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और इस भर्ती के माध्यम से 34 विषयों के 1017 पद भरे जाने हैं। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही। इसी भर्ती को लेकर 19 जनवरी को कुलाधिपति के विशेष कार्य अधिकारी की ओर से कुलाधिपति के उप सचिव हेमंत कुमार चौधरी ने आयोग के सचिव को पत्र भेजा। कहा है कि कोविड-19 के कारण कई परीक्षाओं के परिणाम देर से आने से 14 नवंबर को ईमेल से पत्र भेजकर रूपेश कुमार सिंह ने आवेदन करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग की। इस मामले में संलग्न पत्र का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आयोग पोर्टल खोलने के मामले में विचार कर सकता है और अगर पुनः पोर्टल खोला जाएगा तो ये जो आवेदनों की संख्या 90,159 है 1 लाख प्लस होने वाली है 1,017 पदों पर। तो इस तरीके की अगर उच्च शिक्षा विभाग में भर्तियों की मारामारी तो आप सभी लोग बेरोजगारी के आलम को समझ सकते हैं।
बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर को लेकर के। तो साथियों आप सभी को बता दें, राजभवन के हस्तक्षेप से खुल सकता है आवेदन के लिए पोर्टल। राजभवन ने आयोग को भेजा पत्र, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को भी फिर से पोर्टल खोलने की है मांग। तो साथियों आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में लगातार प्रतियोगी छात्रों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और क्रमिक अनशन किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजी और उच्च शिक्षा मंत्री सभी से मुलाकात करके पुनः सीट वृद्धि के लिए पोर्टल खोले जाने की मांग की गई थी। उसी में राजभवन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या, ये तो खबर आप सभी के साथ हम शेयर कर ही चुके हैं और आप सभी लोगों ने देखा है इसे। अब इसी क्रम में आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में भी आपको ये अपडेट देखने को मिल सकती है और वहाँ से भी आपको बता दें सीट वृद्धि के लिए पुनः पोर्टल खोले जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन देखना है क्या पुनः पोर्टल खोला जाएगा सीट वृद्धि के लिए, और अगर पुनः पोर्टल खोला जाएगा तो यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के एग्जाम डेट में काफ़ी विलंब होगा और ये अब सेकेंड हाफ में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर सीट वृद्धि के लिए पुनः पोर्टल खोलने का आदेश नहीं मिलता है और पोर्टल नहीं खोला जाता है तो आप सभी को बता दें टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा आप सभी को जल्द देखने को मिलेगी। तो ये थी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण खबर जिसका आप सभी को बेसब्री से है इंतजार। आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रेषक दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को ऑफिशियल आदेश जारी किया है। क्या है खबर, जान लेते हैं इसको। ये 20/1/2023 को ही जारी किया गया है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। आप सभी लोग देख सकते हैं और ये निर्देश प्राप्त हो गया है सभी संबंधित अधिकारियों को। तो आप सभी लोग इसे विस्तार पूर्वक देख सकते हैं और ये चीज़ कही गई है कि ये ग्रीष्म अवकाश जो है उसी के दौरान ये सारी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए बेसिक शिक्षा विभाग से, जिससे ग्रीष्म अवकाश के बाद जब पुनः विद्यालय खुलें तो विद्यालय में शिक्षण का कार्य प्रभावित न हो इस पूरी प्रक्रिया से। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों अंतः जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, आंसर की प्रकरण को लेकर के प्रत्यावेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रत्यावेदन की जांच शुरू हो गई है। और आपको बता दें आंसर की प्रकरण में जो प्रमुख मामला अब फंसता हुआ नजर आ रहा है वो कट ऑफ है और विभाग भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कट ऑफ मामले में कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि आंसर की प्रकरण में जो भी एचई लाभ के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थी पाए जाएंगे प्रत्यावेदनों की जांच के बाद, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया विभाग किस कटाव पर करेगा, तीसरी मेरिट लिस्ट की कटाव पर करेगा या चौथी सूची जो 6800 चयनितों की जारी की गई है उसके बिहार पर जो कटाव निर्धारित होगी उस पर नियुक्ति प्रक्रिया करेगी। इस पर फिलहाल विभाग पूरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग है, ये कोई ना कोई काट निकालकर आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करने का प्रयास करेगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शासन को हाईकोर्ट में हलफनामा सबमिट करके 22 फरवरी को होने वाली कोर्ट सुनवाई में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में डिटेल हलफनामा सबमिट करना है। अब देखना है क्या 22 फरवरी से पहले आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 100% पूरी हो पाएगी या कटाव मामला जो 6800 वर्ष 1356 वाले मामले के कोर्ट अधीन कहकर बात की जा रही है तो उसके लिए रुका रहेगा। हालांकि आपको बता दें एनओसी प्रकरण हो चाहे आंसर की प्रकरण हो, इन सभी की कटाव डिसाइडर कहीं ना कहीं 6800 से 1356 वाला मामला ही है। तो ये हो सकता है सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए और नियुक्ति प्रक्रिया सभी मामलों में एक साथ की जाए, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एनओसी मामला है उसमें भी काउंसलिंग करा ली गई है, लेकिन नियुक्ति पत्र के बारे में अभी तक कोई भी आदेश या विज्ञप्ति नहीं जारी की गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो ये संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो हैं 13,156 के अधीन होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में 13,156 यानी 6800 वर्ष से 13,156 वाला मामला जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता है तो इन सभी मुद्दों की भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अब देखना है कि आंसर की प्रकरण की क्या विभाग पहले कोई कटाव डिसाइड करके इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेगा या 6800 से 1356 वाले मामले के कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करेगा। अब बात कर लेते हैं 6800 वर्ष 1356 वाले मामले के कोर्ट आर्डर को लेकर के क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों जानकारी निकल करके आ रही है कि हाई कोर्ट आर्डर जो है 6800 से 1356 वाले मामले में जो रिजर्व किया गया था 8 दिसंबर 2022 को वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है और काफ़ी लंबा चौड़ा आर्डर लिखा गया है और अब इसके
आउट होने की बारी है, यानी इस ऑर्डर को डिलीवर होने का समय अब आ गया है और अभ्यर्थियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें 10 फरवरी से पहले टाइम बाउंडेशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 6800 से 1356 वाला कोर्ट ऑर्डर। और अब आप सभी को बता दें, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि 6800 केवल प्रोसीड होगी या उसके साथ कुछ और प्रोसीड होगा या 6800 कैंसिल होगी। तो साथियों आप सभी को बता दें 6800 कैंसिल होने के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। उसके साथ कोर्ट क्या देना चाहती है, किन अभ्यर्थियों को और राहत देना चाहती है, वो कोर्ट की मंशा पर निर्भर है। लेकिन आप सभी लोग एक बात ये स्पष्ट मानकर चलें कि 6800 मामले में जो कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ है, आपको बता दें इतना समय नहीं लगता कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होने में, अगर इसमें सरकार का इंटरफेरेंस ना होता। क्योंकि इस मामले में अदालत पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है कि वो अपने आधार पर सारे फैसले कर ले। इसमें सरकार का हस्तक्षेप है और सरकार के मंशा के अनुरूप ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, वरना अब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका होता। जिस तरीके से ओपी शुक्ला सर अपनी तेजी के लिए जाने जाते हैं और अपने मुद्दे में भी आप सभी लोगों ने देखा कि कितनी लंबी सुनवाइयां हुई, लेकिन जब ओपी शुक्ला सर की बेंच आई अपने मामले में तो त्वरित 3 से 4 सुनवाइयों के अंतर्गत सब कुछ मामला कंक्लूड करते हुए एक समराइज कर दिया गया बहुत जल्दी और ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। तो ऐसे में आपको बता दें ओपी शुक्ला सर टोटली अपने मन से इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार का इंटरफेरेंस रहेगा और सरकार के निर्देशानुसार ही कोर्ट ऑर्डर होगा। और उसमें आपको बता दें सरकार अब कभी नहीं चाहेगी कि 6800 को निरस्त करें। एन चुनावी मौका आ गया है और ऐसे में फिर एक बार सरकार अपनी छिछालेदर करना नहीं चाहेगी। लेकिन अब देखना ये कि 6800 कोर्ट ऑर्डर जब डिलीवर होगा सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जिनको न्याय मिल जाएगा वो संतुष्ट हो जाएंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो डीबी जाएंगे और एससी तक जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि सरकार अगर ऑर्डर आते ही त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत करेगा मामला, तो हो सकता है कि यथाशीघ्र 6800 मामले को शार्ट आउट करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो जख्म है उन सभी को मरहम लगा करके फाइनल करने का प्रयास करेगा। लेकिन देखना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने विवाद होने के बावजूद भी विभाग और सरकार की तरफ से किस तरीके से इसे नीट एंड क्लीन क्लोज्ड किया जाएगा, ये मैटर एक सोचने का मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं 6800 मामले में एक नई याचिका हाईकोर्ट में हो गई है दाखिल। इसको देख लेते हैं। आप सभी साथी लोग देख सकते हैं कि 6800 मामले में हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल हो चुकी है। रिट संख्या 13/25/2023 है। फाइलिंग डेट 19/1/2023 है और इसका रजिस्ट्रेशन भी 19/1/2023 को हो चुका है। और आप सभी साथियों को बता दें इसकी अभी कॉस स्टेटस यानी जो केस स्टेटस जारी होता है वो अभी जारी नहीं हुआ, यानी इसकी सुनवाई की डेट अभी तक नहीं लगी है। और आपको बता दें उच्च न्यायालय में ये रिट डाली गई है और आप सभी लोग देख सकते हैं ये रिट जो है अंशुल कुमार मिश्रा एंड 5 अदर्स के नाम से डाली गई और रिस्पोंडेंट बनाया गया स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स को। तो आप सभी लोगों को बता दें इस याचिका का मकसद जो है इसकी सुनवाई कब होगी, तो इस हफ्ते यानी 26 जनवरी के बाद आपको बता दें इस याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। और यह याचिका क्यों डाली गई है, तो यह याचिका 6800 मामले में आपको बता दें याची लाभ लेने के लिए डाली गई है। अब इस पे देखना है कि कोर्ट सुनवाई जब होगी, अभी इसकी फर्स्ट हियरिंग नहीं हुई, जब फर्स्ट हियरिंग होगी तो ये क्या मामला होता है, इस याचिका को डिस्पोज ऑफ किया जाता है या इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन इस याचिका का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 6800 में भी याची लाभ को लिया जाना। तो साथियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस याचिका पे सुनवाई होती है, अगर कोई भी ऑर्डर आएगा तो आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से हम जरूर शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।